नमस्कार सभी को। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का इतिहास। और इसके बारे में जो मध्य प्रदेश का प्रारंभ से ही हम इतिहास की जानकारी और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और जो भी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी विषय वस्तु होगी हम उसको जो है कवर करेंगे। और इस तरह ही हम जो हमारा प्रयास रहेगा वो निरंतर जारी रहेगा। तो आज हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक इतिहास से। मध्य प्रदेश का प्राग ऐतिहासिक काल से ही जो है संबंध रहा है। भारत के इतिहास के साथ साथ मध्य प्रदेश का इतिहास भी प्राचीन है, जिसके साक्ष्य जो हैं हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन इतिहास से जो हमें मिलते हैं। किंतु प्रारंभिक जो इतिहास था जिसमें किसी प्रकार का लिखित विवरण न होने के कारण हम आज भी उन तथ्यों से अज्ञान हैं जिनके बारे में हम स्थल और वहाँ के लोगों की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ किस प्रकार के मनोरंजन और जिस प्रकार के वो लोग कार्य करते थे उसका सभी चीज़ों का अभाव है। जिसमें लिखित साक्ष्यों का विवरण नहीं होता उसको हम जो है प्राग ऐतिहासिक काल को उसके अंतर्गत रखते हैं सारी चीज़ों को। आगे चलकर उस समय की जो संस्कृति है और वहाँ के लोगों के द्वारा जिस प्रकार के औजार पशुओं के शिकार करने और आखेटन करने और इस प्रकार के जो कृषिगत गतिविधियों को जारी रखने के लिए जिन औजारों का, हथियारों का प्रयोग किया जाता था, उस कालखंड पर जो है प्राग ऐतिहासिक काल का जो है वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और एक नवपाषाण काल। पाषाण मीन्स होता है प्रस्तर यानी पत्थर, और उन मानवों द्वारा जो पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया और जिस प्रकार के जो पत्थर थे उस आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। प्रारंभ में पुरापाषाण काल में जो हथियार होते थे उनके एकदम वो बड़े बड़े भारीदार एकदम सिलावट वाले लकड़ी पर बंधे एक चट्टान जैसे बहुत भारी भरकम हुआ करते थे। तो उसके आधार पर जो है पुरापाषाण काल का जो है वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी चीज़ें जिस तरह से आयोग द्वारा और अन्य संस्थानों द्वारा जिस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसी हिसाब से जो है डाटा जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा घाटी में सर्वे का कार्य किया गया था। यहाँ पर जो है सर्वे के दौरान H.T. सांखलिया और R.B. जोशी को यहाँ से कई कुछ ऐसे औजार मिले और कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन, उस आधार पर जो है यहाँ से इसका निर्धारण जो किया जाता है वो ऐसा अनुमान है कि जो है पुरापाषाण काल के ये जो हैं पत्थर, स्फटिक और मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम जो है नर्मदा घाटी में सर्वे का कार्य H.D. सांखलिया और R.B. जोशी के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण यही है कि नर्मदा घाटी में जो है उत्खनन का कार्य और सर्वे का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो वह H.D. सांखलिया और R.B. जोशी के द्वारा। इसी के दौरान हथनौरा एक जगह है जो कि सीहोर में है, वर्तमान सीहोर जिलों में है। यहाँ से सबसे पहले जो है मानव की खोपड़ी का जो है कंकाल और जीवाश्म की जो है प्राप्ति इस स्थल से होती है। तो क्वेश्चन फॉर्म इस तरह होगा कि हथनौरा जो है प्रसिद्ध है प्राचीनकालीन इतिहास का, जो कहाँ पर वर्तमान में स्थित है, तो वो सीहोर में स्थित है। आगे चल के खुदाई के दौरान कुछ नुकीले पत्थर भी मिले हैं। और यहाँ से जीवाश्म की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी तो प्रसिद्ध है ही, उसके साथ नर्मदा घाटी में अगर स्पेसिफिक लोकेशन पर अगर जाकर पूछे तो वो जबलपुर, नरसिंहपुर और आदमगढ़ और महादेव की पहाड़ी, इन स्थल से जो है
मानव जीवाश्म और मिट्टी के बर्तन और औजारों की जो है प्राप्ति की गई है। और भीमबेटका जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ से जो है मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित बहुत सारी ऐसी प्राप्ति हुई हैं जिससे मध्य प्रदेश के इतिहास को प्राचीनता प्रदान करने में भीमबेटका का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर जो प्राप्त होने वाले जो भित्ति चित्र हैं, भित्ति चित्र यानी जो उस टाइम पे जो मानव रहते थे गुफाओं में, जिस तरह से रहते थे गुफाओं में, किसी भी प्रकार के पत्थर से या किसी भी प्रकार की आकृति इस तरह से और इस तरह से, मतलब जो इन आकृतियों का विशेष महत्व था, जिनके आधार पर उनकी जानकारी जहाँ मिली है कि वो लोग मनोरंजन में क्या प्रयोग करते थे, किस तरह की उनकी संस्कृति थी, और आदि की जानकारी जो है हमें इन भित्ति चित्रों से जो है प्राप्त होती है। और इसकी जो खोज की गई थी बांकड़कर, विष्णु श्रीधर बांकड़कर द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1957 में यह खोजा गया था। यहीं पर इसी खोज के कारण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐतिहासिक क्षेत्र में शोध और इस तरह से कार्य करने के लिए जो है बांकड़कर श्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और आगे चलकर पुरापाषाण कालीन स्थल के बारे में हम जान लेते हैं और कौन कौन से स्थल जो है हमें प्राप्त होते हैं। महेश्वर जो कि खरगोन जिले में है, महेश्वर खरगोन जिले का एक स्थल है जो कि एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। पिपरिया, आदमगढ़, ये दोनों ही स्थल होशंगाबाद में स्थित हैं। यहाँ से भी जो है हमें कुछ औजार, मिट्टी के बर्तन आदि की प्राप्ति यहाँ से होती है। और यहाँ से महत्वपूर्ण क्या है, पशुओं के जीवाश्म और गुफा चित्र आदि के जो है हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में है। यह पूछा जा सकता है कि आदमगढ़ प्राचीनतम स्थल कहाँ पर अवस्थित है। आदमगढ़ होशंगाबाद में, पिपरिया भी होशंगाबाद में है, महेश्वर खरगोन वो भी होशंगाबाद में है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्म होगा, इस तरह से कि महेश्वर जो है प्राचीनतम स्थल कहाँ पर है, तो वो खरगोन में है। पिपरिया, आदमगढ़ ये दोनों भी जो है होशंगाबाद में स्थित है। इस तरह से ही क्वेश्चन फॉर्म होंगे जिसमें पूछा ही जाएगा कि आदमगढ़ प्राचीनतम स्थल कहाँ पर स्थित है, तो वो होशंगाबाद में स्थित है। और आगे चल के हथनोरा जो कि सीहोर में अवस्थित है, और यहाँ पे भारत का सबसे प्राचीनतम जो है मानव की जो खोपड़ी होती है, उस मानव की खोपड़ी का जो कंकाल था वो यहाँ से प्राप्त किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हथनोरा जो है प्राचीन स्थल कहाँ पर स्थित है, तो वो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित है। हमने सबसे पहले देख लिया है इसमें कि क्या क्या हो गया अपना नर्मदा पुरापाषाण काल के अंतर्गत नर्मदा घाटी की खोज और जो सर्वे का कार्य HD सांकलिया और RB जोशी के द्वारा किया गया। आगे चल के यहाँ पर इनको मानव अवशेष, जीवाश्म और कुछ औजार की प्राप्ति हुई है, जिससे इस बात का निर्धारण किया गया है कि जो है पूरा मध्य प्रदेश का संबंध जो है अति प्राचीनतम है, और जिसके साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी और वहाँ के संबंधित क्षेत्रों से मिले हैं। इन क्षेत्रों से जो है पुरापाषाण कालीन अवशेष की प्राप्ति हुई है। आगे चल के देखते हैं मालवा क्षेत्र में जो है पुरापाषाण कालीन स्थल की खोज और सर्वे का कार्य AP खत्री और बांकड़कर के द्वारा किया गया है। यहाँ पर भी कुछ औजार, मिट्टी के बर्तन जिनको हम मृत भांड कहते हैं, और मालवा से प्राप्त जो मृत भांड है उनका जो है मालवा से प्राप्त मृत भांडों से उस समय की जो संस्कृति थी उसके बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। ग्वालियर में BL लाल के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया, और यहीं पर जो है बहुत सारे औजार, मिट्टी के बर्तन आदि के साक्ष्य यहाँ से भी हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन जनरली फॉर्म हो सकता है कि ग्वालियर में जो है सर्वे का कार्य किन के द्वारा किया गया, तो वो BL लाल के द्वारा किया गया था। इसी तरह विंध्य क्षेत्र में GR शर्मा के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया, और इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं इनमें कि मालवा में जो है उत्खनन का कार्य AP खत्री और बांकड़कर के द्वारा किया गया, ग्वालियर में BL लाल के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया।
इसी तरह विंध्य क्षेत्र में जो है उत्खनन का कार्य जी.आर. शर्मा के द्वारा किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से क्वेश्चन तो फॉर्म होगा नहीं कि कहाँ पे औजार खोजा, क्या खोजा। जनरली क्वेश्चन फॉर्म इसी तरह से हो सकता है कि मालवा में जो है उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया। ए.पी. खत्री के द्वारा और बांकड़कर के द्वारा मालवा में उत्खनन किया गया, बी.एल. लाल के द्वारा ग्वालियर में और जी.आर. शर्मा के द्वारा विंध्य क्षेत्र में जो है उत्खनन का कार्य किया गया। आगे चल के देखते हैं हम हमारा पुरापाषाण काल से संबंधित जितना भी जो इम्पोर्टेंट जो डाटा था वो है हमने डिस्कस किया, और यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होने की बहुत संभावना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत दूसरा चरण, जिसमें मध्य पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल के मध्य पुरापाषाण काल में जो है जो पत्थर थे उन्हीं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। इसमें जो पत्थर थे वो पुरापाषाण काल के अपेक्षा जो थे कुछ थोड़ा सा उनमें भार में कमी आई और कुछ नुकीलेदार, इस तरह से जो है उनकी जो है आकृति हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो है उत्खनन का कार्य C.L. कलाइल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। साथ में B.V. मिश्रा द्वारा यहाँ पर भीमबेटका में भी कुछ औजार की प्राप्ति की गई है। भीमबेटका में यहाँ पर आदमगढ़ की गुफाएं का खोज का श्रेय जो है R.B. जोशी को दिया जाता है। यहीं पर यहाँ पर पशुओं के जीवाश्म, उन पशुओं के जीवाश्म और उससे रिलेटेड कुछ औजार और गुफा चित्र आदि की जो है खोज भी यहाँ पर मध्यपाषाण काल के दौरान भी यहाँ पर की गई थी। आगे चल के देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या था कि इस समय जो उनके हथियार थे एकदम बिल्कुल शार्प सटीक, एकदम नुकीले, धारदार थे, जिसके आधार पर जो है नवपाषाण काल जो है इसका निर्धारण किया जाता है। नवपाषाण काल में भारत में जो है सर्वप्रथम नवपाषाण काल के दौरान आप सभी को पता है कि आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई और कृषि कार्य यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इस समय तक क्या था कि नवपाषाण काल में आदि मानव के द्वारा खाने को पकाने के लिए जो है आग का जो है प्रयोग यहाँ से प्रारंभ होता है। और फिर उसके द्वारा जो ये लोग जो थे खानाबदोश थे, इस तरह से अपने शिकार को लाने ले जाने के लिए बहुत भारी भरकम जो शरीर के जो जानवर हुआ करते थे उनको लाने ले जाने के लिए इनको कुछ सुविधा मिल जाए या उस तरह का कुछ हो जाए, तो इसके लिए इनने पहिए का आविष्कार कर बैलगाड़ी और उसको जो है अपने प्रयोग में लाया। और आगे चलकर यहाँ पर स्थायी निवास और कृषि कार्य जैसी गतिविधियों का जो है संचालन शुरू हो पाया। और पहिए का आविष्कार और पहिए का जो चिन्ह होता है वो प्रगति का ही सूचक होता है। तो यहाँ से जो है मानव की प्रगति और मानव द्वारा कृषि कार्य, जिसमें गेहूँ, गेहूँ, कपास आदि प्रकार की फसलों का यहाँ से प्रारंभ होता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम आगे बात करते हैं, जिसमें ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन यानी ताम्र का प्रयोग जो है इस युग में जो है प्रारंभ हो जाता है। और मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के बारे में हमें जो सबसे पहले जानकारी जो मिलती है, जो कि उज्जैन का कायथा शहर से हमें मिलती है, जहाँ की एक सबसे प्रसिद्ध जो थी, सबसे पहले प्राप्त की गई कायथा, जो कि फर्स्ट मानव बस्ती थी, जिसकी जानकारी जो है हमें उज्जैन में मिलती है। तो पूछा जाएगा कि कायथा जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये पहली ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी। ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही 12 वर्षों में कुंभ के मेला का आयोजन किया जाता है। और क्षिप्रा नदी जो है, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे चल के देखते हैं उज्जैन का ही एक और शहर है जो भी ताम्रपाषाण सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि नागदा है। नागदा जो कि उज्जैन में अवस्थित है। तो पूछा जाएगा कि कायथा और नागदा दोनों ही ताम्रपाषाण
युगीन सभ्यता के स्थल हैं, इनकी प्राप्ति किस जिले से होती है? तो ये दोनों ही जिले, नागदा और कायथा, दोनों उज्जैन में स्थित है। कायथा की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये मध्य प्रदेश में खोजी गई प्रथम ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। और खरगोन का कशराबाद, जो कि जहाँ से सर्वाधिक जो है ताम्रपाषाण कालीन जो है सभ्यताओं बस्तियों की प्राप्ति होती है। कशराबाद कहाँ पर है? कशराबाद जो है खरगोन में अवस्थित है। कशराबाद की क्या विशेषता है? तो कशराबाद में जो है सर्वाधिक ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताओं की बस्तियों की प्राप्ति होती है। और कशराबाद में क्या प्रसिद्ध है? तो कशराबाद में जो है सबसे प्रसिद्ध, अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क का प्रारंभ यहाँ कशराबाद खरगोन से की गई है। और खरगोन में 2 स्थल और हैं, एक नब्दटोली और एक माहेश्वर। ये भी मध्य प्रदेश के ताम्रयुगीन बस्तियाँ और ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित स्थल है। इनकी प्राप्ति भी जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से होती है। इसी प्रकार और भी जो अन्य स्थल हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं कि जो ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे बहुत सारे शहर जो है हमें मिले हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें आबरा जो कि एक ताम्र युगीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर जिले में ताम्र युगीन एक स्थल है आबरा, जो कि कहाँ पर स्थित है? मंदसौर का। जनरली यहाँ से क्वेश्चन जो फॉर्म होगा उसका प्रारूप जो इस तरह से होगा कि कायथा ताम्रपाषाण स्थल जो कहाँ पर स्थित है? तो वो उज्जैन में। कायथा और नागदा उज्जैन के हैं, वहीं कशराबाद और नब्दटोली, और यहाँ से 3 स्थल हैं खरगोन के। और भी हैं, सर्वाधिक जो है कशराबाद में ही मिले हैं सर्वाधिक ताम्रयुगीन सभ्यता के जो है साक्ष्य। आबरा जो कि मंदसौर में स्थित है। इसी तरह एरण बहुत महत्वपूर्ण है। एरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ से सती प्रथा का जो है प्रथम लिखित साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होता है, जो कि एक कुमारगुप्त का सेनापति था गोपराज। उसकी जो पत्नी, उसके मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के द्वारा जो है सती हो जाने के बारे में जो यहाँ पर जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे चलकर एरण जो कि सागर में स्थित है, और इसमें क्या है, समुद्रगुप्त ने इसको जो है स्वप्न भोगनगर भी इसको कहा है। अच्छा माफ़ कीजिएगा, हाँ हाँ भानुगुप्त है, क्षमा कीजिएगा, वो कुमारगुप्त नहीं भानुगुप्त है। भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज, उसकी पत्नी के द्वारा सती किया जाने का जो है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है, और जो कि भारत में प्राप्त सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य था। तो एरण एक ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता भी है जो कि सागर जिले में स्थित है। समुद्रगुप्त के दौरान इसको स्वप्नभोग नगर भी कहा जाता था, इसकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी। आगे चल के देखते हैं वैशनगर एक विदिशा में स्थित एक स्थल है जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि विदिशा में स्थित है। इसके कुछ प्राचीन नाम भी हैं, जिसमें विदिशा को जो है प्राचीन नाम से जो इसके भेलसा, दशाण और काकनाथ बोर्ड, काकणाम और महामाली स्थान के नाम से भी विदिशा को जो है हम जानते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विदिशा का प्राचीन नाम जो है पूछा गया है, काकनाथ बोर्ड। सांची को काकनाथ बोर्ड के नाम से जानते थे, जो भी विदिशा में ही स्थित है। तो विदिशा के पुराने नाम जो है इस तरह से हैं। आगे चल के और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। हटा जो कि दमोह में है, जटकरा छतरपुर में है, भरहुत स्तूप की जो है एक ताम्रयुगीन सभ्यता का जो है प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सतना में है। और यहीं पर अशोक के द्वारा यहाँ पर स्तूप का जो है निर्माण किया गया था। और आगे चलकर इसकी खोज जो है भारतीय पुरातत्व के जनक, जिनको हम अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा भरहुत स्तूप की खोज जो है सतना जिले में की जाती है।
एक और ताम्र युगीन स्थल है हिंगलाजगढ़, ये भी मंदसौर का प्रसिद्ध ताम्र युगीन स्थल है। इसकी खोज भी जो है मंदसौर में की गई है। खलघाट है, खलघाट धार में स्थित है। त्योंथर रीवा में आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण जो है संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, देखेंगे आगे, जिसमें मेगालिथ संस्कृति यानी महापाषाण संस्कृति की जो है साक्ष्य हमें रीवा से प्राप्त होते हैं। जिसमें क्या होता है कि मानवों के देहांत के बाद उनको दफनाने का जो प्रक्रिया थी वो बड़े बड़े पत्थरों से उनको जो है ढक दिया जाता था। इसके कारण रीवा में जो है महापाषाण संस्कृति का जो प्रारंभ होता है और इसके साक्ष्य भी जो हमें रीवा से प्राप्त होते हैं। एक और स्थल है ताम्रपाषाणी में पनार पानी, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। पनार पानी की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हाल ही में यहाँ पर एक जड़ी बूटी बैंक का प्रारंभ किया गया है और होशंगाबाद के पनार पानी में ही यहाँ पे मामा भांजा सेलाश्रयी भी मामा भांजा सेलाश्रयी की प्राप्ति भी पनार पानी होशंगाबाद से की जाती है। होशंगाबाद का हाल ही में नाम चेंज करके नर्मदापुरम जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। हमारा जो विषय का कार्यक्रम जो है पुरापाषाण काल जो है हमारा हो चुका है। हमने मध्य पाषाण काल के बारे में बात कर ली है, नव पाषाण काल के बारे में हमने कुछ बातें की हैं। आगे चल के हमने ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के कुछ स्थल, उनकी कुछ विशेषताएं थी, उनका जो है विस्तृत चर्चा की है और जो स्थल थे उनके बारे में हमने जाना है। यहाँ से जो क्वेश्चन फॉर्म होने का तरीका होगा वो अधिकांश यही जो है संभावना रहेगी कि स्थल और संबंधित जिले के बारे में पूछा जाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं लो युगीन सभ्यता। मध्य प्रदेश में भी जो है लो युगीन सभ्यता के जो है साक्ष्य ग्वालियर मुरैना मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से जो है लो युगीन सभ्यता की जो है जानकारी और उसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और एक और देखते हैं महापाषाण संस्कृति, जो कि हमने देखा था, जो हमारा रीवा सीधी सतना वाला जो रीजन है वहाँ से भी हमें महापाषाण संस्कृति, जो कि मेगालिथ संस्कृति के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, उसकी जानकारी जो हमें मिलती है। इस संस्कृति में बड़े बड़े शिलासिरों से और पत्थरों से जो है मानव के शरीर को मृत्यु के बाद जो है दफना दिया जाता था इस तरह से। तो इस आधार पर जो है इसको महापाषाण संस्कृति या मेगालिथ संस्कृति के नाम से हम जो इसको जानते हैं। इसी तरह की संस्कृति एक जोरवे संस्कृति थी, जोरबी, जो महाराष्ट्र में स्थित थी। इस तरह से ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्य थे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल और प्राचीनतम साक्ष्यों के बारे में इनकी जानकारी हमने जो है प्राप्त की है। इसी तरह जो है हम इसकी समाप्ति करते हैं और आगे भी इसी तरह जो है हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश के विषय वस्तु से संबंधित जो है हमारी जो वीडियो का जो कार्यक्रम रहेगा वो आगे भी जारी रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।